Very good morning to all of you. तो अगर आप लोगों का हो गया हो तो हम शुरू करें। चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में ना म्यूचुअल इंडक्शन पढ़े थे, याद है? म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है सोलेनॉइड के लिए? क्या होता है दो सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन M इज इक्वल टू N1 N2 म्यू नॉट A बाय L। यही होता है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चंस भी करा देंगे अभी, और अगर आप डीपीपी देखेंगे, मॉड्यूल भी देखेंगे, तो क्वेश्चन इसी फार्मूला पे डायरेक्ट बेस्ड है। तो ना थोड़ा सा आज हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं कि उसका रीजन है कि ट्रांसफार्मर जो है बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। 2024 नीट में से क्वेश्चंस आ गया है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने का चांसेस ट्रांसफार्मर पे बेस्ड होता है। तो थोड़ा है इम्पोर्टेंट ही है, और लेकिन बहुत आसान है। ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा। स्ट्रक्चर तो छोड़िए, एक्चुअली भी आपने ट्रांसफार्मर को देखा होगा। ऐसा कोई है जो ट्रांसफार्मर नहीं देखे हैं? देखे होंगे। मेनली दो टाइप मेनली जो है ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप जो देखते हैं कि सुनिए ना ध्यान से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आता है। ट्रांसफार्मर दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। घर में जो आप लगा रखे होते हैं स्टेपलाइजर, जिसको आप वोल्टेज स्टेपलाइजर भी कहते हैं, वोल्टेज स्टेपलाइजर का मेन पार्ट जो होता है वो ट्रांसफार्मर ही होता है। सबसे मेन पार्ट जो उसमें है वो ट्रांसफार्मर ही होता है। वो क्या काम करता है? वो बेसिकली डुअल नेचर का होता है कि अगर वोल्टेज कम आ रहा है तो उसको बढ़ा देता है, अगर वोल्टेज ज़्यादा आ रहा होता है तो उसको कम कर देता है। जनरली जो आप रोड पे देखते हैं लगा हुआ ट्रांसफार्मर, अपने पीडब्ल्यू में भी लगा हुआ है, तो वो ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। रीजन है कि ट्रांसफार्मर तक जो वोल्टेज आता है वो 11,000 वोल्ट का आता है, और इंडिया में होम अप्लायंसेस में जो ट्रांसफार्मर है, सॉरी, जो वोल्टेज सप्लाई है वो 220 वोल्ट एसी है ना? तो इंडिया में तो एसी सप्लाई हो रहा है, और कितना वोल्ट का हो रहा है? 220 वोल्ट का हो रहा है। एंड ये जो एसी है वो 220 वोल्ट का, और इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। क्यों? अभी इंट्रोडक्शन ऑफ एसी हमने लिखा है, उसी में बात कर लेंगे कि सर फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे क्या मतलब है। अगर आप लोगों को इतना तो पता है कि एसी जो है सर अल्टरनेटिंग करंट है, जिसका वैल्यू जो है वो सर फ्लैक्चुएट करता है टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ सर बदल रहा है तो आप 220 कैसे बता रहे हैं? इस क्वेश्चन का जवाब लास्ट में जाते जाते हम बता देंगे। तो हम लोग ट्रांसफार्मर का बात करते हैं, तो ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। तो इसका जब सबसे एक आसान क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन।
क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। कैसे वर्क करता है उसके हम लोग देख लेते। हम कोशिश करते हैं कि एक ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बना दिया जाए। अगर ट्रांसफार्मर का बात करें तो हम लोग मेन पार्ट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होता है, जिसको एक को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल एंड एक दूसरा कॉइल होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का इनपुट जो है वो एसी है और सेकेंडरी कॉइल का आउटपुट भी जो है वो एसी ही आउटपुट होता है। हम लोग वहां भी देखेंगे जैसा इनपुट देते हैं वैसा ही आउटपुट आता है। अब ये ट्रांसफार्मर है। नाम ही है ट्रांसफार्मर, जो कि ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं। ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर का एक सिंबल है या फिर कहें कि एक रफ डायग्राम है। तो इसमें जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न अगर एनपी हो एंड सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न एनएस हो। बेसिकली ट्रांसफर वर्क करता है ओनली फॉर एसी। उसका रीजन है हम म्यूचुअल इंडक्शन का क्यों बात करते हैं। इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता है, दोनों के बीच में सेपरेशन होता है। और इस दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का बीच का जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल इज इनफाइनाइट। दोनों के बीच का रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट होता है बिकॉज ऑफ दोनों के बीच में एयर होता है या कोई मीडियम होता है। जनरली जो है ट्रांसफार्मर का एक स्पेशल वायल आता है, वो वायल इसमें फिल होता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। इनपुट और आउट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। बोले सर इनपुट और आउटपुट के बीच में अगर कनेक्शन नहीं है तो सर आउटपुट में हमें करंट कैसे मिल जाता है? हो गया क्या वर्क और करोगे तुम? तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जो है कोई कनेक्शन नहीं होता, तो सर करंट आखिर कैसे मिल जाता है? हम लोग पिछले क्लास में डीसी के साथ हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन का डेरिवेशन कर रहे थे। जब पढ़ रहे थे तो सर ये जो म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना हमें देखने के लिए मिलता था डीसी सोर्स में, वो दो ही टाइम पे दिखने के लिए मिलता था। जब फ्लक्स में चेंज होता था, फ्लक्स में चेंज दो ही टाइम पे होता था। कब? जब हम लोग स्विच ऑन करते थे और जब स्विच ऑफ करते थे। स्विच ऑन करते थे तो करंट इंक्रीज करता था, उसका अपोज करता था, जो कि मेन करंट को डिक्रीज करता था। और जब हम लोग बात कर रहे थे सर जब स्विच ऑफ करते थे तो मेन करंट डिक्रीज करता था, डिक्रीज का अपोज करता था तो उसको इंक्रीज करता था। इसलिए सर एट अ टाइम ऑफ स्विचिंग ऑफ ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इंक्रीज। तो इसलिए जब स्विच ऑफ करते थे उस समय जो है उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बल्ब का ब्राइटनेस क्या होता था? इंक्रीज कर जाता था। लेकिन उसके बाद चूंकि डीसी सोर्स था तो डीसी सोर्स डायरेक्ट करंट देता है। डायरेक्ट करंट का मतलब हो रहा है कि कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करता था। अगर सर करंट में चेंज नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं होगा तो फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स में जब चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा। और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा तो लिंक कॉइल से या नियर बाय कॉइल्स में कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा।
अब हमेशा करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए हमने इसके साथ लगा दिया एक एसी सोर्स। एसी सोर्स आप जानते हैं कि एसी सोर्स जो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है, और अल्टरनेटिंग करंट जो है बेटा वो टाइम के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंजेज होता है। अल्टरनेटिंग करंट दो टाइप का होता है, एक कहलाता है सिमेट्रिकल एसी, दूसरा कहलाता है असिमेट्रिकल एसी। सिमेट्रिकल एसी वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में इक्वल होता है। ऐसा एसी जिसका कि पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल इक्वल मैग्नीट्यूड का हो, या ऐसा एसी जिसका वेरिएशन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में हो और इक्वल मैग्नीट्यूड में हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एसी। जैसे इस एसी का बात करें, जितना पॉजिटिव साइकिल है उतना ही नेगेटिव साइकिल है, तो ये हमारा सिमेट्रिकल एसी है। अगर हम लोग कुछ इस तरह से बना दें तो ये हमारा असिमेट्रिकल एसी है, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल अनइक्वल है। अगर हम लोग बात करें तो ये जो है हमारा ये भी एसी है, लेकिन ये असिमेट्रिकल एसी है। एसी अल्टरनेटिंग का मतलब है जो कि अपना वैल्यू मैग्नीट्यूड जो है और डायरेक्शन जो है पीरियोडिकली अगर चेंज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसी। सर यहाँ भी पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, लेकिन जितना पॉजिटिव साइकिल बना रहा है उतना नेगेटिव नहीं बना रहा है तो ये एसी लेकिन असिमेट्रिकल एसी। सिमेट्रिकल एसी के लिए जितना पॉजिटिव साइकिल बनाए उतना ही नेगेटिव साइकिल बनाए, पीरियोडिकली चेंज करे, उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल एसी। ये भी हमारा एसी है और ये सिमेट्रिकल एसी है, अलग अलग नाम देते हैं। इस कर्व को देखें बेटा तो ये साइन कर्व की तरफ है, इसको बोलते हैं साइनोसोइडल एसी। ये देखो तो ये जो इसका लूप बन रहा है वेव फॉर्म जिसको बोलते हैं, ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर एसी। हो सकता है हो क्या सकता है कि आपके डीपीपी में भी क्वेश्चन है तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीट में आया हुआ भी है। तो ये जो है ये एक स्क्वायर एसी है कि सिमेट्रिकल का ही पार्ट है, लेकिन ये असिमेट्रिकल है। अगर हम लोग ऐसा बना देते तो ये जो है असिमेट्रिकल एसी है। तो हमें बस इस बात से यहाँ पे अभी बस मतलब है कि हाँ सर, कि अगर हम लोग एसी करंट का बात करते हैं, ये एसी का सिंबल होता है। ये बेटा सिंबल किसका है? ये एसी अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है। तो अब पता है एसी सर अगर लिए जो कि करंट जो है टाइम के साथ चेंज करेगा। अगर करंट सर टाइम के साथ चेंज होगा तो डेफिनेटली सर करंट टाइम के साथ चेंज होगा तो लिंक मैग्नेटिक फील्ड भी या प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ चेंज होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ टाइम के साथ चेंज होगा तो सेम चेंजेस देखने के लिए सेकेंडरी में मिलता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि 100% ऑफ अ मैग्नेटिक लाइन फील्ड प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी कॉइल लिंक विद अ सेकेंडरी कॉइल। इसका मतलब कपलिंग फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मतलब जो चेंजेज प्राइमरी में होगा वही सेम चेंजेज सेकेंडरी में होगा। तो डेफिनेटली सर अगर सेकेंडरी से टाइम के साथ समय के साथ अगर फ्लक्स में चेंज होगा, और आप देखेंगे कि जैसा चेंजेज प्राइमरी में होगा वैसा ही चेंजेज सेकेंडरी में भी होगा। अगर यहाँ पे बढ़ रहा होगा तो यहाँ भी फ्लक्स बढ़ रहा होगा, यहाँ घट रहा होगा तो यहाँ भी घट रहा होगा। बस अंतर क्या है कि जितने समय में ये मैक्सिमम से मिनिमम होता होगा, ये भी उतने समय में मैक्सिमम से मिनिमम हो जाता होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो सर एक सेकेंड में ये जितने बार फ्लक्चुएट करेगा, ये भी सेकेंडरी में भी फ्लक्चुएशन एक सेकेंड में उतना ही बार आएगा। इसका मतलब है कि हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करने के पीछे एक और भी कारण रहा कि ट्रांसफार्मर जो है सर पोटेंशियल को, इनपुट और आउटपुट को चेंज करता या इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी अगर हम 50 हर्ट्ज का एसी जनरेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आउटपुट में 50 हर्ट्ज का ही एसी मिलेगा। ये अलग बात है कि आपको हो सकता है कम भी मिले, हो सकता है ज़्यादा मिले। उसका रीजन है कि यहाँ पे जब इंड्यूज होगा, अभी हम फार्मूला निकाल के लाएंगे तो पता चलेगा कि सर ये हो सकता है कि आउटपुट वोल्टेज हमें इनपुट से ज़्यादा भी मिल सकता है और आउटपुट से हो सकता है कि हमें कम भी मिल सकता है।
क्लियर है क्या? तो होगा क्या अब? तो इसका मतलब है ट्रांसफार्मर के बारे में पता चल गया। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो पोटेंशियल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो सेम पावर भी मिलेगा। अगर आइडियल नहीं है तो इनपुट पावर कम होगा, आउटपुट पावर कम होगा इनपुट पावर से। जनरली ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी जो होता है 98 to 99% होता है, बिकॉज इसमें जो है ये एक स्टैटिक डिवाइस है, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। मूविंग पार्ट में ज़्यादा हीट लॉस होता है ड्यू टू द ड्रग फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, बहुत सारा पार्ट्स है। कोई मूविंग पार्ट है तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो वहाँ भी हीट लॉस होगा। हीट लॉस होगा तो पावर आपको कम मिलेगा, पावर कम मिलेगा तो एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा। तो ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं है, इसलिए इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम पॉसिबल है और वो 98 to 99% तक होता है। अगर बात करें आइडियल ट्रांसफार्मर का तो उसका एफिशिएंसी 100% होता है। ऐसे ट्रांसफार्मर जिसका एफिशिएंसी 95% या उससे कम होता है उसको तो हम लोग यूज भी नहीं करते हैं। रीजन कि वो काफ़ी, हम लोग उसको बोलते हैं फॉल्टी है, काफ़ी इसमें एरर है। जनरली जो इसका एफिशिएंसी मिलता है हमें 98 से 99% के बीच में है, तो हम उसको बेहतर ट्रांसफार्मर मानते हैं। तो अब ट्रांसफार्मर में कैसे वर्क करता है? आपने कहा कि म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना पे वर्क करता है। अगर हम लोग बात करें कि पोटेंशियल इन प्राइमरी क्वाइल का बात करें, प्राइमरी क्वाइल तो कितना होगा? या हम लोग इसको ईपी नाम दे देते हैं, आप चाहे तो वीपी भी नाम दे सकते हैं, है कि नहीं? पोटेंशियल इन प्राइमरी क्वाइल इज इक्वल टू, पोटेंशियल इन प्राइमरी क्वाइल इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी क्वाइल इनटू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन अ प्राइमरी क्वाइल। एंड अगर बात करें पोटेंशियल इन सेकेंडरी क्वाइल को हम लोग क्या लिख सकते हैं? Vs दैट इज इक्वल टू, लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी d∅dt। हमने कहा कि इसको कुछ इस तरह से रखा ही जाता है कि 100% चेंज इन फ्लक्स विद द लिंक फ्लक्स विद द प्राइमरी क्वाइल लिंक विद द सेकेंडरी क्वाइल। तो जितना इसमें मैग्नेटिक लाइन और फील्ड प्रोड्यूस होगा 100% इससे लिंक होगा, तो इस प्राइमरी से तो उतना लिंक होगा ही होगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन इसमें जितना होगा उतना भी इसमें होगा। तो सेल्फ इंडक्शन के कारण जो पोटेंशियल इंड्यूस हो, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा बेटा? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। नाउ इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेटा Vp बाय Vs इज इक्वल टू Np बाय Ns। Vp बाय Vs इक्वल टू Np बाय Ns। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक बार जो ट्रांसफार्मर में आपने नंबर ऑफ टर्न बना के फिक्स कर दिया, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए Vp बाय Vs इक्वल टू Np बाय Ns, इसको कांस्टेंट बोलते हैं और इस कांस्टेंट को बोलते हैं टर्न्स रेशियो। कि नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल ऑफ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्वाइल का रेशियो क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टर्न्स रेशियो। ये इंपॉर्टेंट, क्लियर है बात यहां तक? क्या बढ़े आगे? ये है, अगर बात करें फॉर ट्रांसफार्मर हैविंग एफिशिएंसी, नहीं लिखा था, लिख लो। अब जब सब लिख ही लिया तो क्यों रखे? अगर NS बाय NP का जो रेशियो है इसी पे डिपेंड करेगा कि प्राइमरी में अगर हमें पोटेंशियल दे दें तो सेकेंडरी में कितना डेवलप होगा, ये आप पता लगा सकते हैं। या सेकेंडरी में अगर हमें पता चल गया है कि कितना है, दैट इज आउटपुट कितना है, तो इनपुट भी पता लगा सकते हैं।
क्योंकि टर्न्स रेशियो NP/NS का वैल्यू जब हम ये डिवाइस डिजाइन कर रहे थे तो उसी समय हमको पता था कि कितना हमने नंबर ऑफ टर्न रखा है प्राइमरी में और सेकेंडरी में, है कि नहीं। बढ़े आगे, अब बढ़े क्या, अब तो बढ़ सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें फॉर ट्रांसफार्मर फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें पहला एक चीज पूछा जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी जो होता है आइडियल ट्रांसफार्मर का कितना होता है 100%। तो इसका मतलब एफिशिएंसी जो होता क्या है, अगर बात करें एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है, परसेंटेज में बात कर लेते हैं, एफिशिएंसी परसेंटेज इक्वल टू पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट इनटू, इसका मतलब एफिशिएंसी परसेंटेज इक्वल टू पावर आउटपुट इनटू 100 बाय पावर इनपुट, कि इनपुट में कितना आपने पावर दिया है, आउटपुट में कितना है, अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो 100% आपको परसेंटेज में मिल जाएगा कि एफिशिएंसी कितना परसेंट। उसका रीजन है कि चूंकि हम लोग ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, इनपुट में जितना एनर्जी दे रहे हैं आउटपुट में आपको कितना एनर्जी मिल रहा है। इनपुट अगर आपने जो एनर्जी दिया आउटपुट में उतना ही मिल रहा है तो इसका मतलब 100% एफिशिएंसी है। और लेकिन अगर 100% नहीं मिले तो इसका मतलब एफिशिएंसी 100% से कम है। तो हम लोग जो बात करें कि अगर बोले कि सर आखिर कि ऐसा क्यों नहीं है, जब हमने डिजाइन किया तो इसका एफिशिएंसी 100% होना चाहिए, अगर 100% तो उससे कम भी पॉसिबल है क्या? हाँ, क्योंकि हम जब इसको बना रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटीज है कि 100% ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड जनरेट इन द प्राइमरी कॉइल डज नॉट लिंक विथ सेकेंडरी कॉइल। अगर 100% लिंक नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आपको जो है यहाँ पे क्या उसको बोलते हैं, फ्लक्स लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स लॉस। तो हम लोग एक बात लिख भी लेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ये बोर्ड एग्जामिनेशंस का क्वेश्चन होता है। डिफाइन द व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड डिफाइन द लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। इसमें पहला लॉस हम लोग बात करते हैं फ्लक्स लॉसेस। फ्लक्स लॉसेस का मतलब हुआ कि सर फ्लक्स का लॉस हो जाना तो इसका मतलब एफिशिएंसी का डिक्रीज कर जाना। क्योंकि हमने इस रेशियो को जब निकाला दोनों के लिए d∅dt लिया था, अगर ये अलग अलग हो जाएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि आउटपुट आपको 100% नहीं मिलने वाला है। दूसरा, तो ये हम लोग कितना परसेंटेज उसका एफिशिएंसी है तो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर 100% एफिशिएंसी अगर है, हम लोग जिक्र ही कर रहे हैं किसका? आइडियल ट्रांसफार्मर का। ये तो अलग से पढ़ लिए कि एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो अगर बात करें कि आइडियल ट्रांसफार्मर है और यही फार्मूला पूरे ट्रांसफार्मर पे बेस्ड न्यूमेरिकल का एकमात्र फार्मूला है जिससे सॉल्व होता है। तो आपको पता है कि 100% अगर है तो आप कहेंगे कि आउटपुट पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट होगा। पावर आउटपुट को लिख सकते हैं, आउटपुट है तो Vs इंटू IS लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं Vp इंटू IP लिख सकते हैं। नहीं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I। तो Vs इंटू IS इज इक्वल टू Vp इंटू IP। छोड़ दिए दीदी उसको, देखो Vs इंटू IS इज इक्वल टू Vp इंटू IP। अगर यहां से देखो तो बेटा आप क्या लिख सकते हो,
अगर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको देखिए तो ऐसा तो हम लोग लिख ही सकते हैं इसको, Vp बाय Vs इज इक्वल टू Is बाय Ip। लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, Vs इंटू आई एस इक्वल टू, हम लोग देखो Vp को इधर लेगा, Vs को नीचे ले जाएंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, अपोजिट में आएगा। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं जिस फार्मूला का बात करते थे, Vp बाय Vs इज इक्वल टू Is बाय Ip इज इक्वल टू Np बाय Ns। न्यूमेरिकल का मात्र एक सोर्स है जिससे कि न्यूमेरिकल बनता है, वो एकलौता यही फॉर्मूला है। पूरे ट्रांसफार्मर में अगर न्यूमेरिकल का जिक्र करें तो मात्र एकलौता फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं। तो ट्रांसफार्मर में अगर बात करें तो Vp बाय Vs इज इक्वल टू Np बाय Ns इक्वल टू Is बाय Ip। करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। एफिशिएंसी हम लोग लिख लिए, है ना। ट्रांसफार्मर वर्किंग फॉर अल्टरनेटिंग करंट ओनली। तो ट्रांसफार्मर किसके लिए वर्क करता है, अल्टरनेटिंग करंट के लिए बात करता है। अब जब इधर स्टार्टिंग में डिफिनेशन नहीं लिखे तो अब यहीं पे लिख देते हैं, है ना। बात समझ ही गए हैं तो अलग डिफिनेशन तो ट्रांसफार्मर का क्या ही आता है। Transformer working for alternating current only. Transformer is a static device which changes alternating voltage without change its frequency. बढ़े आगे। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि मतलब छूट गया है। तब फिर नेक्स्ट संडे टेस्ट है क्या, इस छोड़ के अगला? हमको लगता है कि माइल्ड स्टोन है या ITS है, वही अल्टरनेटिंग करंट पोटेंशियल करंट आ रहा है तब। मैग्नेटिज्म तक
अच्छा, तो अच्छा है ना कि देखो ज़्यादा सिलेबस आता है तो नंबर आपका बढ़ सकता है। रीज़न है कि हर एक चैप्टर से इजी क्वेश्चन भी तो आएगा, है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि सर इतना चैप्टर आ रहा है तो कैसे कर पाएंगे, छोड़ देते हैं। अगर आप एक बार कर लिए तो यहाँ तक का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट जो है बेटा, कम से कम जो है आपको, अगर हर एक चैप्टर को अगर अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो इजी क्वेश्चन भी बना लेंगे। अगर इजी क्वेश्चंस पूरे पेपर 50, सुनिए ना बेटा, अगर हर एक चैप्टर से लगभग 5 चैप्टर आ रहा है, 4, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेज, पोटेंशियल कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म तक 4 चैप्टर है। हर एक चैप्टर से एटलीस्ट जो है 3-3 क्वेश्चन भी इजी आया और आएगा मिनिमम। 3-3 भी इजी आया तो 4 तिया 12 क्वेश्चन, 12 गुना 4 करोगे तो 48 नंबर, है कि नहीं? तो 50 नंबर तो आपको किसी भी शर्त पे मिनिमम आना ही चाहिए सबको, है कि नहीं? ये मिनिमम क्राइटेरिया। और अगर थोड़ा सा ढंग से आपका प्रिपरेशन होगा, प्रिपरेशन तो एवरेज जिनका पहले भी अच्छा नंबर आ रहा था जितना, तो उतना ही नंबर आसपास अभी भी आ रहा होगा IITS में, अगर आप ईमानदारी से टेस्ट दिए होंगे तो। लेकिन हम उनके लिए बात कर रहे हैं कि जो, कि देखो, कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, जो पहले से नहीं पढ़े, लेकिन अभी भी तो मौका है बोर्ड के लिए, तो ये सब चीज़ फिर से पढ़ना होगा। और जब अगर आज जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग सुन भी तो नहीं रहे, मेरा बात छोड़िए। उसी के लिए बोल रहे थे, जिनको नंबर आ रहा है उनके लिए तो हम बोल ही नहीं रहे थे। तो बोर्ड के लिए तो पढ़ाई करोगे ही। तो अगर एक बार में तुम इतना तो इंटेलिजेंट हो नहीं और इतना मन भी नहीं लगता पढ़ने में, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब इससे अच्छा है कि अगर अभी ही एक बार अगर मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म तक अगर तुम प्रिपरेशन कर लिए, अभी हम है तो तुम अगर पूछ भी लिए हमसे, समझ में लिए, बोले सर हमको इजी इजी बस बता दीजिए, सिर्फ इजी इजी भी अगर तुम कर लोगे तो भी जो है तुम्हारा यहाँ पे स्कोर 80 नंबर के आसपास हो जाएगा। और अगर आप आसान आसान चीज पढ़े तो बोर्ड के लिए तो काम हो गया, है कि नहीं? और अगर दोबारा जब पढ़ोगे और इतना मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म तक तुम पढ़ लिए ना, सही कहते हैं, बोर्ड में तो तुम फेल नहीं करोगे। तुम मत पढ़ना उसके बाद कुछ भी, 2-4-5 क्वेश्चन तो हम बता ही देंगे कि ये सब आएगा, वो सिर्फ इतना कर लेंगे तो बोर्ड में तो फेल नहीं होंगे। हम बिहार बोर्ड का बात कर ही नहीं रहे हैं, CBSE का बात कर रहे हैं। बिहार बोर्ड में अगर कोई फेल कर जाता है इतना पढ़ाने के बाद भी जो कि क्वेश्चन हम तो 10-15 को बता दिए होंगे कि ये आएगा, तो ये सब बताने के बाद भी अगर फेल कर जाता है तो सोचिए कि उस बोर्ड का तो दुर्भाग्य है जो तुमको फेल कर दिया, है कि नहीं? और पता है कि उतना तो ऑप्शन सी भी टिक कर दोगे तो पास कर जाओगे। यस, आगे बढ़े बेटा। तो ट्रांसफार्मर जो है जो कि चेंज करता है, चेंज का मतलब दो बात होता है, इंक्रीज करना और डिक्रीज कर। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। बढ़े क्या? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। कौन कौन से टाइप का बेटा? ए नंबर, एक को बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड दूसरा होता है बेटा स्टेप डाउन। जैसे जेई वाला बच्चा को कहना नहीं पड़ता है कि अब मतलब जून जुलाई अगस्त के बाद तुम पढ़ो, क्योंकि वो खुद पढ़ने लगता है। रीजन है कि आपको अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर तुम नहीं पढ़े ना तो तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हो जाएगा, और वैसा ही सुनने के लिए आपको मिलेगा जैसा हर कोई कहता है कि इंजीनियर तो हर घर में खगो है, वो भी बेरोजगार है। और अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ लिए तो कहेगा करे बाप कुछ भी हो, लड़का इंजीनियर है।
तो रीजन है कि अच्छे कॉलेज के लिए क्राइटेरिया है कि आपको बोर्ड में 75% मार्क्स चाहिए। बिहार बोर्ड में पास करना बहुत आसान है, लेकिन 75% से ऊपर स्कोर करना मुश्किल है, क्योंकि थ्योरेटिकल कॉपी जब आपको दिया जाता है चेक करने के लिए, चेक जो है उसको करता तो लोग ही है। अगर आप सब कुछ बहुत अच्छे से लिखे हो तो अच्छा मार्क्स आ ही जाता है, लेकिन एवरेज मार्क्स दिया जाता है। रीजन डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, क्योंकि आपका कॉपी किस कॉलेज में गया है, किस कॉलेज से आप हैं। क्योंकि अच्छे कॉलेज का कॉपी अच्छे कॉलेज में जाता है, अच्छे कॉलेज में सबको पता होता है कि अच्छा स्टूडेंट है, इसके कॉपी को अच्छे से चेक किया जाए। अगर कॉलेज आपका बहुत अच्छा नहीं है तो हमेशा आपको एवरेज मार्क्स ही आएगा, क्योंकि आपका ऐसे कॉलेज में कॉपी जाएगा जहाँ चेक करने वाले लोग वैसे हैं, जिसको सुबह जो है गाय भैंस बकरी को खिला पिला के कॉपी चेक करने जाना है, तो अब उसको फटाफट चेक करके वहाँ निकल जाना है। तो आपको एवरेज मार्क्स दे दिया, क्योंकि मान लेते कुछ गलत लिखे हैं, नंबर आपको ज़्यादा आ गया तो भी दिक्कत है। आपको अगर मान लेते हैं कि आप सही लिखे हैं, नंबर कम आ गया तो भी दिक्कत है। इसलिए जनरली जो है एवरेज कॉलेज से एवरेज ही नंबर आता है। तो एवरेज नंबर 75 नहीं होता, डिक्टिंशन हो गया हर एक सब्जेक्ट में 75% का मतलब, तो दिक्कत होता है। और लेकिन अगर बात करें कि अगर सीबीएसई से हैं तो 75% स्कोर करना एक आम बात नहीं होता, क्योंकि इसमें कई सारा क्वेश्चंस का पैटर्न बना हुआ है, जिसमें कि केस स्टडी बेस्ड होता है, जो कि किसी वो आपके थ्योरी पे बेस्ड, आपके नॉलेज पे बेस्ड होता है। केस स्टडी वाला क्वेश्चन एक्चुअल वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होता है, और पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ होता है कि आप उसको पढ़ोगे, उसके अकॉर्डिंग बात करोगे। और न्यूमेरिकल्स आता है तो अगर हम देखें तो लास्ट 5 ईयर में बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जो आते हैं अप्रोक्सीमेटली 60% न्यूमेरिकल होता है, और उस न्यूमेरिकल को सॉल्व आप 100% एफिशिएंसी से तभी कर सकते हैं जब आप जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी तो 60% न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बनाना इतना आसान भी नहीं है एक एवरेज स्टूडेंट के लिए। तो मान लेते हैं कि उसमें 50% आप स्कोर कर देंगे। और थ्योरी थ्योरी जब आपको फार्मूला याद नहीं हो रहा है तो थ्योरी कहाँ से याद होगा। तो कुल मिला जुला के अगर जिनको कि न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है तो थ्योरेटिकल पॉइंट भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसी सब बात को मिला जुला के लिखना होता है। तो उसके लिए नंबर भी 95%, 98%, 99% तक आ जाता है बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको पास करना मुश्किल हो जाता है। मतलब 65% तक आ जाएगा, 68 70 तक आ जाता है, लेकिन 75 को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो डिक्टिंशन मार्क्स का कैटेगरी होता है। और सीबीएसई में एक बात तय रखिएगा, अगर आप एक बार फेल कर गए ना, आपको वो पास होने नहीं देगा, आपको बोर्ड चेंज करवा देगा। उसका क्या रूल होता है कि जैसे आप एक बार एग्जाम दिए, आप फेल कर गए, आप सुने ना, इस बार का भी केस है कि जो है उस स्टूडेंट को नीट में मतलब हमको लगता है कि 700 के आसपास नंबर आया था, लड़की को, शायद यूपी की थी या किसी शहर की, एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है। तो दोनों बार नीट 1 में, नीट में दोनों बार उसको अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास नंबर आया। पहले बार जब सप्लीमेंट मेन एग्जाम हुआ था सीबीएसई का, उसमें वो फेल कर गई एक सब्जेक्ट। दोबारा जब एग्जाम हुआ, उसका कंपार्टमेंट एग्जाम कहलाता है या सप्लीमेंट्री कहलाता है, सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में कंपार्टमेंट कहलाता है। सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ, उसमें भी वो फेल कर गए। लेकिन बिहार बोर्ड का उल्टा होता है, अगर आप मेन एग्जाम में फेल कर गए ना, कंपार्टमेंट में आप पास कर जाएंगे, वो कर देते लग जाओ, नहीं अब पढ़ोगे तो रह के क्या करोगे, फिर अगले साल तुमको फेल ही करना है, जाओ अब कॉलेज में फेल होना है कि नहीं है। क्योंकि बिहार में एक बड़ा समस्या है कि अगर 12th पास नहीं किया गया, शादी ब्याह में दिक्कत होता है। बोला जाओ पास कर देते हैं, उधर घर परिवार बसाओ। सीबीएसई का वो बात नहीं है। तो सोचिए ना, जो बच्चा नीट में 700 स्कोर कर रहा है, अगर वो एक बार फेल कर गया, उसको भी वो पास होने नहीं दे रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं तो क्वेश्चन का लेवल आसान आता है, क्वेश्चन का लेवल और बढ़ा देता है। अगर तुमको 1 महीना सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मिला है तो कहता है कि और अच्छे से पढ़िए, ये नहीं हल्का क्वेश्चन दे दिए जाओ पास कर, नहीं, वो और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा समय मिला तो क्वेश्चंस का लेवल भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। तो इसलिए किसी भी हाल में सीबीएसई से अगर फॉर्म भरे हैं तो आप उसको हल्के में मत लीजिएगा, और अगर किसी तरह कोशिश कीजिएगा पासिंग मार्क्स भी जरूर ले आए। जब आप अगले साल इम्प्रूवमेंट देंगे तो नंबर बढ़ेगा,
लेकिन अगर सप्लीमेंट्री दिए तो बेटा निश्चित है रिजल्ट पहले आउट हो जाएगा, फेल, मतलब रुला देता है। हम तो ऐसे कई स्टूडेंट से मिले हुए हैं कि जो कि बार बार एग्जाम दे रहा है, पेरेंट्स का फोन, सर किसी तरह से इसको पास कर। बोले क्या बात है इसका, बोला कि सप्लीमेंट्री। बोले हम क्या, मेरा बाप भी नहीं करा पाएगा, नहीं करा पाएगा उसको, क्योंकि सीबीएसई मान लिया बेटा आओ तुम अब फंस गए हो तुम, कोई उपाय नहीं है। तो वैसे बच्चे को फिर से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर होना पड़ता है। तो कोई ऐसा नौबत नहीं आ जाए, है कि नहीं है? ऐसा कोई नहीं है ना जो पढ़ भी नहीं रहे और सीबीएसई से फॉर्म भी भर दिए, कोई नहीं है ना ऐसा, नहीं ना? अरे वो तो पढ़ता भाई। वैसे जो क्लास रेगुलर आ रहे हैं ना उन लोगों को फेल करने तो खैर नहीं ही देंगे, चाहे आप पढ़िए कि नहीं पढ़िए, है कि नहीं है? अरे इसका ये मतलब नहीं बोले बस मत सर, टेंशन फ्री हो जाए। चलो इधर देखो, तो ट्रांसफार्मर दो टाइप का, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होगा, नाम ही है बढ़ाने वाला। स्टेप डाउन का मतलब अगर आपको इन आपको अगर सेकेंडरी मतलब आउटपुट, अगर आउटपुट पोटेंशियल इनपुट से ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब भी इनपुट पोटेंशियल ग्रेटर देन भी आउटपुट, तो स्टेप अप होगा। इसका मतलब कह सकते हैं वी एस ग्रेटर देन वीपी होगा। ये तब होगा जब बेटा एन एस ग्रेटर देन एन पी होगा। ये सब एग्जाम का क्वेश्चन है। स्टेप डाउन में क्या होगा, स्टेप डाउन में भी इनपुट जो है वो छोटा होगा भी आउटपुट से। फिर वही बात लिख दे, भी इनपुट जो है वो, अरे यहाँ उल्टा लिख दिया नहीं, ये सही था। यहाँ पे चेंज कर देते, भी आउटपुट जो होगा ज्यादा होगा भी इनपुट। यहाँ पे क्या होगा, भी आउटपुट जो होगा छोटा होगा भी इनपुट से, मतलब भी आउटपुट भी एस छोटा होगा वीपी से। इसका मतलब है कि एन एस छोटा होगा एन पी से। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होगा किससे, सेकेंडरी से। अगर तो इसमें क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। कुछ जल्दी नहीं आ गए? और देखो अगर लेट लगे तो अकेले जाया करो, लोग शक करता है, सब बोल रहा था सर इतना देर से। नंबर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ऐसा होगा। जो बात लिखे भी है थोड़ा लैंग्वेज में लिख दिए, चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ ये एक ऑप्शन था इस पर आगे।
पढ़ें अब। क्या हो गया? टाइप्स ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस है। तो बस इसको हम लोग जो है बस अभी बता देते हैं कौन कौन से टाइप का लॉसेस होता है और उसमें क्या मेन कारण है वो बता देते हैं। बाकी आपको बुक में हर जगह लिखा हुआ रहता है तो बाकी देख के लीजिए, क्योंकि बोर्ड के लिए तो हम लोग काम उतना कर ही नहीं रहे। बोर्ड का जब सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाएगा तब हम लोग उस पर काम करेंगे तो आपको लिखा भी देंगे। बुक तो खरीदेंगे ही ना बोर्ड के लिए कुछ, तो उस समय खरीद भी लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट लॉसेस का बात करें, जिसमें सबसे पहला बात करते हैं कॉपर लॉस। ए आराम से। चलिए बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट हो गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लॉसेस है, जिसमें कि है कॉपर लॉसेस, फ्लक्स लॉस, एडी लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। अब बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएगा 5 मार्क्स में, सबको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। अगर 3 मार्क्स में आया तो सिर्फ लिखना होगा कौन सा लॉसेस है, उसका कारण क्या है। 2 नंबर में आएगा तो बस ये 4 पॉइंट सिर्फ लिख देना है। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बस यही 4 बात लिखना है। अगर 5 नंबर में इसको एक्सप्लेन करना। जैसे कॉपर लॉस का बात करें, कॉपर लॉस इसको इसलिए बोलते हैं कि जब ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे सर, जो हमने कॉइल बनाया है, अगर हम वो कॉपर के अलावा किसी और मटेरियल का बनाते हैं या फिर हम कॉपर का भी बना रहे हैं तो उसका तो रेजिस्टेंस है। कॉपर है, कंडक्टिंग वायर है, तो इसका तो रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस है तो सर हीट लॉस होगा। अगर सर हीट लॉस हुआ तो इनपुट पावर जो है, जो वो कम हो गया तो आउटपुट भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो एफिशिएंसी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अगर एक कॉपर का ट्रांसफार्मर है और एक एल्युमिनियम का ट्रांसफार्मर है तो डेफिनेटली जो है एफिशिएंसी जो है कॉपर वाले का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एल्युमिनियम वाले का। क्लियर है बात? ऐसा होता ही है। आप देखते हैं कि क्वाइल जब बनाया जाता है तो हम प्रिफर करते हैं कॉपर क्वाइल का। रीजन है कॉपर क्वाइल में जो है एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, प्लस उसका अपना एक एडवांटेज भी है कि उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट तो होगा। आप देखिए कि फैन जब चल रहा होता है, तब चलता है, तो उस कंडीशन में जब आप उसको देखेंगे तो उसके जो क्वाइल के पार्ट वाले को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है। डेफिनेटली हीट लॉस तो होगा। अगर एल्युमिनियम का है तो मेल्टिंग पॉइंट उसका कम होता है, तो अगर वो मेल्ट कर रहा है तो क्वाइल जो है जल जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन कॉपर का है मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, और दूसरी बात कि हीट लॉस भी कम होता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कॉपर लॉस का मतलब क्या होता है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट सम पार्ट ऑफ इनपुट इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, ड्यू टू द आउटपुट बिकम्स लो, दैट इज द हीट लॉस या कॉपर लॉस इसको बोलते हैं। दूसरा बात, फ्लक्स लॉस तो आप समझ ही गए कि अगर 100% फ्लक्स जो है लिंक नहीं हो रहा है सेकेंडरी क्वाइल से तो फ्लक्स का लॉस होगा, तो वहां भी एफिशिएंसी आपको 100% नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमें फ्लक्स लॉस को रिड्यूस करना है तो हमें कपलिंग फैक्टर को बढ़ाना होगा। एंड एडी लॉस, तो चूंकि आपको पता है कि ट्रांसफार्मर जो है बना होता है वो सॉफ्ट आयरन का कोर जो बना होता है, ये तो बाहरी पार्ट स्ट्रक्चर आपको दिखता है, इनसाइड जो है वो बना होता है सॉफ्ट आयरन का।
तो अब आपको पता है कि जब एसी करंट जब बात होगा तो सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब है कि वो जो रॉड है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो जब पॉजिटिव साइकिल जब आ रहा होगा तो करंट का डायरेक्शन अभी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो अगर हम लोग बात करें बेटा कि जब पॉजिटिव साइकिल अगर है तो करंट अभी इधर जा रहा होगा, नेगेटिव साइकिल का मतलब है करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाना। तो इसका मतलब अगर पहले मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में था तो अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, अपोजिट होगा। इसका मतलब है कि वो मटेरियल वो जो है पहले मैग्नेटाइज होगा फिर डीमैग्नेटाइज होगा। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज अगर हो रहा है तो डेफिनेटली सर वहां पे उस लूप में पूरे लूप में क्या हो रहा है, करंट, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज अगर हो रहा है तो वहां पे हम लोग पढ़े थे हिस्ट्रेसिस लूप, याद है कि इस तरह से हम लोग बनाते थे। पहले अगर ये मैग्नेटाइज हुआ तो फिर डीमैग्नेटाइज हुआ तो फिर से ये सर इसको कंप्लीट जीरो करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना होगा। फिर ये जब करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो ये इस तरह से होगा, अगेन सर इसमें कुछ बच जाएगा, फिर फाइनली इस पोजीशन तक आएगा। तो ये एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा हिस्ट्रेसिस लॉस उतना ही ज्यादा होगा। इसका एक ही क्वेश्चन PYQ में आप देखेंगे आया हुआ है कि किस केस में हिस्ट्रेसिस लॉस जो है वो ज्यादा है, किस केस में जो है हिस्ट्रेसिस लॉस जो है वो ज्यादा है। अगर बेटा एरिया जो है वो ज्यादा बड़ा होगा तो ज्यादा लॉस होगा, अगर कम एरिया है तो कम लॉस होगा। तो ये हिस्ट्रेसिस ड्यू टू कंटिन्यूअस मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइज देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, दैट लॉस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हिस्ट्रेसिस लॉस। तो हम लोग लिख देते हैं हिस्ट्रेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हिस्ट्रेसिस लूप। कोई दिक्कत? हिस्ट्रेसिस लूप का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा हिस्ट्रेसिस लॉस होगा। अब एडी लॉस तो आप समझ गए कि सर जब भी किसी बॉडी में या किसी सरफेस से करंट पास होता है तो पूरे सरफेस में जो है एडी करंट डेवलप करता है या इंड्यूस करंट डेवलप करता है, जिसी को बोलते हैं एडी करंट। और हम इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने तो कहा कि यहाँ पे हीट लॉस क्या होता है, एडी लॉस में क्या होता है, हीट लॉस होता है। तो अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है तो हमें कैसा एरिया लेना होगा, लेमिनेटेड एरिया लेना होगा। तो कैसे कम कर सकते हैं, किस तरह से लॉस होता है उस बात को आपको बताना है। सब में अगर 5 मार्क्स में आएगा तो जैसे कॉपर लॉस है तो ड्यू टू हीट लॉस है रेजिस्टेंस के कारण, तो मिनिमाइज करने के लिए हमें ऐसे मटेरियल का यूज करना होगा जिसका रेजिस्टेंस कम हो, दैट इज द हमें कॉपर यूज करना है। फ्लक्स लॉस में हमें कुछ इस तरह से उसको अरेंज करना है कि 100% लिंक ऑफ 100% ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड लिंक विद द सेकेंडरी कॉइल, दैट इज द कपलिंग फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एडी लॉस के लिए क्या करते हैं, लेमिनेटेड हमें प्लेट यूज करना है, और हिस्टेरेसिस लॉस के लिए हमें एरिया ऑफ लूप को क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। क्लियर है क्या? आता है कि आप दो तरह का मैग्नेट हम लोग बनाते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, एक टेम्पोररी मैग्नेट बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं जनरली स्टील का, और हम लोग ये टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन का। क्लियर है क्या? क्योंकि जिसका एरिया जितना बड़ा होगा उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए उतना ही ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना होगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा कौन होता है, स्टील। किसके लिए, परमानेंट मैग्नेट के लिए, और टेम्पोररी मैग्नेट के लिए सॉफ्ट आयरन। इसीलिए ट्रांसफार्मर ऑफ कोर इज मेड ऑफ अ सॉफ्ट आयरन। क्लियर है बात क्या? ये सब कुछ कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है जो आप कभी एनसीईआरटी खोलेंगे, बुक खोलेंगे, पढ़ेंगे तो ये सब बात मिल जाएगा। क्लियर है बात? तो ये सब हम लोग बात कर लिए किस में, ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग बात कर लिए। इतना ही है कुछ ट्रांसफार्मर में। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आता है, 2 क्वेश्चन हम फटाफट कर लेते हैं, तब आगे का बात हम लोग कर पाए। क्या बढ़े आगे, बढ़े क्या?
पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, NS by NP is 1/2, then what is ratio of प्राइमरी वोल्टेज टू, लिख लिए क्या प्राइमरी? नहीं लिखे। इनपुट वोल्टेज टू आउटपुट वोल्टेज। अगर कोई प्राइमरी लिख लिया तो बाद में सेकेंडरी लिख लीजिएगा। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, एंड ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोले क्वेश्चन आप दिए तो जल्दी से टिक करके बताइए। तो क्या होगा बेटा? तो आपको NS बाय NP दिया है, तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है? अरे आंसर आया कि नहीं आया? तो बेटा NS बाय NP इज इक्वल टू 1/2 है। आपको पूछा है VP बाय VS इज इक्वल टू NP बाय NS होता है, तो कितना हो जाएगा? 2/1, दैट इज द 2:1। यही एक क्वेश्चन इकलौता था जो नीट 2024 में आया था। आता तो कर लेते, बोले नहीं सर, जब अभी नहीं किए तो उस समय कैसे करते? हम लोग तो ऐसा कभी सोचते ही नहीं है कि टीचर को जवाब दे दें, है कि नहीं है? इतना संस्कार तो रखें, क्वेश्चन टीचर दिया है तो वही सॉल्व करेगा। ऑटोमोबाइल से फोन आया था, सर्विस कॉल था। हाँ, हम तो बता दिए, याद दिला दिया, एयरटेल वाले से हम सिर्फ बात करते हैं, वहां भी वफादारी रखे हुए हैं। क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बेटा, एफिशिएंसी ऑफ, बेटा जल्दी से सॉल्व करो इसको। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 80%। ये भी क्वेश्चन देखो जेई में आया हुआ, 80%, and it converts 220 volt into 2200 volt, and
इनपुट पावर इज 110 kilowatt, then calculate a number. Turn ratio, B, output power, C, IS and IP, करंट इन प्राइमरी एंड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। थोड़ा जल्दी कीजिएगा बेटा, समय कम है अपने पास। तो पहले हम एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर देते हैं स्टार्टिंग का, बाकी सब दो आप कर लीजिएगा। पहला हम सॉल्व कर देते हैं। टर्न्स रेशियो पूछा है, टर्न्स रेशियो क्या होगा? ये होगा सर VP बाय VS। VP बाय VS कितना? प्राइमरी वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट को कन्वर्ट किस में कर रहा है बेटा? 2200 में। तो कितना हो गया? 1/10 हो गया। तो इसका मतलब VP बाय VS इज इक्वल टू होता था NP बाय NS। तो आपके पास मिल चुका है NP बाय NS इज इक्वल टू 1/10 हो गया, खत्म। बाकी दो क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये A नंबर है, B नंबर। क्या B सॉल्व करेंगे कि हम ये भी करें? कर लिए। कितना आया? 88 किलोवाट। डेफिनेटली सर की 80% एफिशिएंसी है। जो इनपुट देंगे उसका 80% ही हमको आउटपुट मिलेगा। तो सिंपल सा बात है। तो पावर आउटपुट इज इक्वल टू पावर इनपुट का कितना परसेंट बेटा? 80%। तो पावर 110 किलोवाट है, तो इसका 80% मतलब 80/100, 00 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 88 किलोवाट इज द करेक्ट। एंड तब सी तो भी बना ही लिए होंगे, कितना होगा? सी नंबर। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि IS एंड IP क्या होगा। तो आपको पता है, इनपुट और आउटपुट पता है तो हम निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर हमें इन आउटपुट करंट निकालना, आपको अगर आउटपुट पावर आउटपुट इक्वल टू पावर वोल्टेज आउटपुट इनटू करंट आउटपुट, तो इसका मतलब लिख सकते हैं 88 किलो का मतलब 10⁻³ इक्वल टू VS। तो हमें दिया हुआ है कितना बेटा? 2200 इंटू IS। तो यहाँ से 00 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये बच गया 10। तो और 24 4 जाए 48 88 तो ये के पास आ गया IS इज इक्वल टू 40 एम्पियर। एज इट इज सिमिलर अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि पावर इनपुट इक्वल टू वोल्टेज इनपुट इनटू करंट इनपुट, ये हो गया 110 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 220 इंटू करंट इनपुट। 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 पंचे 110। तो बेटा करंट इनपुट इज इक्वल टू होगा 500 एम्पियर। हाँ कि ना? होता कि नहीं होता? ठीक है बात क्या? ऐसा क्वेश्चंस अगर आएगा तो कर लेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चंस हम लोग दंगल में करेंगे तो आप बात समझ भी जाएंगे। एक क्वेश्चन है कि आज ही करा दें, जो कि इससे नहीं है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है, कल करा देंगे।
अभी आज डीपीपी में और मॉड्यूल में क्वेश्चन भी टिक कर देते हैं। कल जो है हम लोग पहले आधा घंटा जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे म्यूचुअल और सेल्फ इंडक्शन पे बेस्ड, है ना। और कुछ क्वेश्चंस हम आपको दे भी देंगे घर के लिए। और एसी चैप्टर हम लोग शुरू कर लेंगे, बाकी 1-2 दिन में आप धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। तो तब तक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एसी का। जब सब बात पढ़ चुके हैं बस केवल लिख देते हैं और हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा दंगल कर लेते हैं 10-15 मिनट, इसी पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, स्लाइड ऊपर कर दें। दंगल कर लेते हैं 10-15 मिनट, है ना। घर पे बैठ के बेटा कम से कम जो है डेली जो है 2 घंटा हर एक सब्जेक्ट को समय दे दीजिए 1 महीना तक। बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा, बहुत अच्छा पोटेंशियल गेन कर लोगे, है कि नहीं है। बहुत मज़ा आएगा लाइफ में। हो गया क्या? अरे हो गया क्या? चलिए फाइनली मुबारक हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा हुआ है कि ये अगस्त का 8वां महीना है, हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना? देखो, मजाक था। देखो, ये क्यों नहीं खुल रहा भाई? ये तो रोज अपने हो जाता था, आज इसको क्या हो गया? लग रहा है इसको भी दिक्कत है। सीटी तो अपने आप हो जाता था। बिहार आ रहा है? कहाँ है? आज तो ले ही नहीं रहा भाई। हाँ हाँ, अब हो गया, अब हो गया। ये भी नहीं लेना होता, अपने ले लेगा। इतना हंसो मत, अगला महीना ज्यादा क्रिटिकल है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन शुरू करें। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है, for an ideal transformer, ratio of power input and output is। क्या होगा बेटा? ऑप्शन 1 सही होगा, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कितना होता है? 100%।
ओके, फिर भी कुछ लोग पता नहीं क्यों मारे बी। बेटा आइडियल है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कितना होता है, एफिशिएंसी 100% होता है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट करंट इज 3/2, then ratio of turns in primary coil and secondary coil is, ऑप्शन ए है 2:3, बी है 1:2, सी है 3:2, डी है 1:1। समय समाप्त होता है। बड़ा आसान सा दिया है बेटा, इनपुट और आउटपुट का रेशियो दिया हुआ है, मतलब आपको आई पी बाय आई एस दिया हुआ है। आई पी बाय आई एस इज इक्वल टू होता है एन एस बाय एन पी होता है, जो कि आपको कितना दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ। आपको पूछा है रेशियो ऑफ प्राइमरी टू द सेकेंडरी, इसका मतलब हो गया कि एन पी बाय एन एस इज इक्वल टू 2/3। तो बेटा 2:3, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्यों टिक कर रहे थे, वो तो वोल्टेज में सेम होता है कि नहीं। नेक्स्ट बढ़े। इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट करंट इज 20 एम्पियर, then find out output voltage सॉरी नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। then find out ratio of then find out output voltage if output voltage find out ना, find out output voltage find out input voltage is output voltage is 220 volt
अब हो पाएगा तब ना, एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी डालेंगे। एंड ब्रैकेट में आपको गिवन है NP बाय NS इक्वल टू 2/1। ऑप्शन ए है। करेगा बात तुम अभी? आ गया? क्या होगा? आपको पूछा जा रहा है कि इनपुट वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज आपको दिया हुआ है। तो आपको पता है NP बाय NS दिया हुआ है, तो आपको पता है NP बाय NS इक्वल टू VP बाय VP। ये कितना दिया हुआ बेटा? 2/1 इज इक्वल टू VP दिया हुआ है, क्या पूछा गया है? VP क्या होगा? प्राइमरी अगर 220 हो, ऐसा ही है ना? सेकेंडरी मतलब आउटपुट 220 है, तो प्राइमरी इज इक्वल टू कितना होगा? 2 गुना 220, दैट इज इक्वल टू 4 वोल्ट। करंट जो है आपको ऐसे ही दिया गया था उलझाने के लिए। ठीक है क्या? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ efficiency of an transformer is 90%, 90% having number of turns in primary is half of secondary, half of secondary, secondary। ये हटा देते हैं। if input voltage input voltage are in ratio of, if a ratio of, if voltage are in ratio of 100% कर देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाए। थोड़ा सोच के क्वेश्चन बनाना, सॉल्व भी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना दिमाग में। if efficiency of transformer is 100% having turns in a primary is half of the secondary if voltage are in ratio of
1:2, देन वो हो जाता 90% पे भी बन जाता। रेशियो ऑफ करंट इन 90% रखिए, अब बन जाएगा, अब बन गया। देन रेशियो देन रेशियो ऑफ करंट इन सेकेंडरी, रेशियो ऑफ करंट इन आउटपुट टू इनपुट रेशियो ऑफ ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ऑप्शन भी देना मेरा ही काम है ना। सॉल्व करेंगे तभी तो दें। हाँ, वही जो लिखा होता है पहले वही होता है। चलिए, समय समाप्त होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेटा, बस इसलिए बना रहे थे कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में तो घबराना नहीं है, कैसे करते हैं उस तरीका को बता देते हैं। 90% एफिशिएंसी है, जब भी क्वेश्चन एफिशिएंसी से रिलेटेड आ जाए तो आपको बस यही करना है, पावर से रिलेशन करना है। पावर आउटपुट इज इक्वल टू होता 90% ऑफ पावर इनपुट। पावर आउटपुट का मतलब वी एस इंटू आई एस इज इक्वल टू होता बेटा 90/100 इंटू वी पी इंटू आई पी होता। आपको दिया हुआ है कि इफ वोल्टेज आर इन रेशियो ऑफ 1/2, इसका मतलब ऊपर में जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, प्राइमरी टू द सेकेंडरी। तो हमें निकालना है आई एस बाय आई पी निकालना है, तो यहीं पे देखो, तो इस वी एस को इधर ले जाए तो लिख सकते हैं 9/10। क्या लिख सकते हैं बेटा? 9/10 इंटू, कट दिए, वी पी बाई वी एस कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। और चूंकि जैसा टर्न्स रेशियो दिया है तो वोल्टेज नहीं देगा, ये हम तो दोनों चीज दे दिए थे आपको, वोल्टेज भी दे दिए थे, टर्न्स रेशियो भी दे दिए थे। तो बेटा यहां से क्या आ गया बेटा? 9/20। तो ये रेशियो कितना आता? 9/20। तो ऑप्शन डी सही होता। अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये गलत वाले लोग हैं, ये सब गलत वाले लोग हैं।
अब कुछ नहीं हो सकता है। ओके कोई बात। अच्छा अच्छा, देख लेते हैं सी कितना था। 35% लोग हैं, कितना का फर्क पड़ा? 7% का। वैसे ये सब गलत वाले लोग हैं, जिनका ये लास्ट क्वेश्चन गलत हुआ वो सबका सही होगा। कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ नहीं करते हैं, व्यू लीडर देखते हैं। ऐसे ही चारों सही है, ये एक्चुअल टॉपर नहीं है कि नहीं? जिनका 3 सही होगा। अच्छा 4, अच्छा जिसका क्वेश्चन अटेम्प्ट 4, 3 सही, ऐसे 3 ही अटेम्प्ट किया, 4 में से जिनका 3 सही है ना, एक्चुअल वही टॉपर है कि नहीं? कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, रीनीट किया जाएगा लेकिन समय के साथ। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा टाइम हो गया बेटा। चलिए बेटा, तो अच्छा लिख रहे हैं, तो ये हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ चेंज नहीं होता है, उस करंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट करंट। और डायरेक्ट करंट का मेन सोर्स कौन है? बैटरी है मेन सोर्स, और डीसी करंट इसको बोलते हैं। और ये बेटा हीटिंग इफेक्ट और केमिकल इफेक्ट दोनों शो करता है। बैटरी जो है केमिकल इफेक्ट को चेंज करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और हीटिंग इफेक्ट भी इसके कारण होता ही है। इसके आगे तो हम लोग कल बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप जो है होमवर्क लिख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर आई थिंक 40 तक होगा या 49 तक होगा। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 49 तक होगा। यस 49 तक। एक्सरसाइज 1 लिख देते हैं। एक्सरसाइज 1 जो है आप बना के आइएगा बेटा। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर पहले लेंज लॉ तक हम लोग कर चुके थे, बाकी 1 से लेके 49 में कमी है, बाकी आधा से अधिक कर चुके हैं।
और डीपीपी नंबर 5 है जो कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है, तो 4 और 5 कर देते हैं। इतना आप कर लीजिएगा और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।